नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं लैंगिक जनन की जो विधि है, पौधों में लैंगिक जनन की जो विधि है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको पता होगा जितने भी आपके पौधे होते हैं, पौधों में आपके पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की विधि होती है, क्योंकि जो पुष्पी पादप होते हैं, पुष्पी पादप में जो आपकी कौन सी विधि होती है, लैंगिक जनन। क्योंकि लैंगिक जनन में दोनों युग्मक होते हैं, नर और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। हम लोग बात लैंगिक जनन की भाषा पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको दोबारा भी बता देता हूँ। जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर नर और मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में जो नर और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं उनके मिलने के जो प्रक्रम होते हैं उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और आपको पता होगा कि लैंगिक जनन होता है उनमें आपकी विभिन्नता, तो संतति में विभिन्नता तो उत्पन्न होगी ही होगी। तो पहले आपको लैंगिक जनन की भाषा देख लेते हैं। भाषा तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा भी आपको बता देता हूँ कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं, नर और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। और नर व मादा युग्मक के मिलने के जो प्रक्रम होते हैं उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये तो आपको मैं पहले भी बता देता हूँ, निषेचन किसे कहते हैं, नर और मादा युग्मक दोनों के मिलने को निषेचन बोलते हैं। और जो आपकी संतति होती है, संतति का मतलब होता है जो नई संतति संतान पैदा होती है उसमें आपकी विभिन्नता जरूर उत्पन्न होती है। विभिन्नता का मतलब होता है कि उनके अंदर समरूप आकृति कभी उसकी समान नहीं होती, कुछ ना कुछ विभिन्नता जरूर होगी। गुणसूत्र तो समान होंगे, एक पैतृक और एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या तो समान होगी, गुणसूत्र भी सेम होंगे, डीएनए सेम होंगे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता आपकी उत्पन्न होगी। तो अब आप बात करते हैं अपना मेन जो अपना टॉपिक है लैंगिक जनन विधि, किन के अंदर, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, किसमें, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्प पौधों की बात करें तो आपको पता होगा कि पुष्प जो पौधे होते हैं उनमें जनन अंग कौन कौन से होते हैं। उनके अंदर आपका पुष्प पौधों में भाई पौधे होते हैं, पौधों में आपका जो जनन अंग होता है वो पुष्प होता है। पहले आपको बात ये पता होनी चाहिए, पौधों में किस पौधों में लैंगिक जनन पड़ रहे हैं, पुष्प पौधों में। क्योंकि जो आपके पौधे होते हैं, पौधे में आपका जनन अंग कौन सा होता है, पुष्प होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जिसमें पुष्प होते हैं, पुष्प के अंदर आपके नर और मादा युग्मक दोनों होते हैं। तो पौधों में जनन अंग कौन से आपका, पौधों में जनन अंग है आपका, पहली बात पता होनी चाहिए, पुष्प होता है। हमेशा ध्यान रखना, पौधों में जनन अंग आपका कौन सा होता है, पुष्प होता है। और एक पुष्प में मुख्य कितने भाग होते हैं, उसके मुख्य 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। कौन कौन सा, एक तो बाह्यतल होता है, एक उसकी पंखुड़ी होती है, और एक इसमें आपका स्त्री केसर नर मादा भाग है, और एक आपका पुंकेसर। पुंकेसर में आपका कौन सा भाग हो गया, नर भाग हो गया। स्त्री केसर मादा भाग हो गया, पुंकेसर आपका कौन सा हो गया, नर भाग हो गया। कहने मतलब जो पौधा होता है, पौधा के अंदर जनन का पुष्प हो गया। पुष्प में भी 4 भाग है, उसके मुख्य 4 भाग है। कौन कौन से, बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, और क्या हो गया आपका, पुंकेसर हो गया। अब हम बात करते हैं पुष्पों के प्रकार की बात करते हैं, किसके अनुसार हम बात करते हैं, इन स्त्री केसर पुंकेसर के अनुसार हम बात करते हैं पुष्प के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पुष्प के प्रकारों में बात, पहला अपना टॉपिक है इसमें एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी का मतलब होता है इसमें आपका नर और मादा दोनों युग्मक में से एक युग्मक उपस्थित होता है, उसको हम सीधी से एक लिंगी, मतलब लिंग 2 होते हैं, एक आपका नर हो गया और एक मादा हो गया, या बोले तो एक स्त्री केसर हो गया और एक पुंकेसर हो गया। दोनों में से एक ही आपका इसमें लिंग उपस्थित होगा, या जनन अंग एक उपस्थित होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग एक लिंगी पुष्प। तो देखो ऐसे पुष्प जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है उसे बोलते हैं हम लोग एक लिंगी पुष्प। हमेशा ध्यान रखना इन दोनों में से एक ही जनन अंग उपस्थित होगा, या तो उसके अंदर अपना स्त्री केसर होगा या अपना कौन सा होगा, पुंकेसर होगा अपना। किन के अंदर, एक लिंगी पुष्पों के अंदर। किसके अंदर, एक लिंगी पुष्पों के अंदर सिर्फ एक ही होगा। और एक लिंगी यदि पुष्पों का उदाहरण पूछे, आपके पपीते के जो फूल होते हैं, तरबूज के जो बेल के फूल होते हैं, वो पुष्प होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पपीता हो गया, तरबूज हो गए, इनके जो पुष्प होते हैं वो आपके एक लिंगी पुष्प होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है जिसमें ऐसे पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों में से एक ही जनक अंग उपस्थित होता है, या एक ही जनन अंग उपस्थित होता है, या नर और मादा दोनों युग्मक में से एक युग्मक उपस्थित होता है, उसे हम बोलते हैं हम लोग एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प को उदाहरण पूछे, पपीते की बात कर दिया करो, तरबूज की बात कर दिया करो। अगला है जो आपका उभयलिंगी बोल सकते हैं, द्विलिंगी बोल सकते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है जिसके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जनन अंग उपस्थित होता है, नर और मादा दोनों युग्मक उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर
दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं और उसे वो क्या कहते हैं, हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और उदाहरण की बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं, गुड़हल की बात करते हैं। ये जो आपके एग्जाम्पल है किसके हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प के हैं। उभयलिंगी में आपके नर और मादा दोनों युग्मक उपस्थित होते हैं, या स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों आपके जनन अंग उपस्थित होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। और एक लिंगी के अंदर नर या मादा दोनों में से एक होता है, स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से अपना क्या होता है, एक होता है। तो पुष्प के प्रकार एक लिंगी और उभयलिंगी के बारे में हम लोग बात कर लिए। पुष्प की संरचना की बात करते हैं। देखो आप पुष्प की संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। पुष्प की संरचना मैंने आपको बोला था एक पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 4 कौन कौन से। ये देखो आप पुष्प को ध्यान से देखो। ये वाला जो बाहर वाला भाग है, इधर वाला, ये वाला, ये जो नीचे वाला दे रखा है, ये वाला, ये आपका है बाह्य तल। ये आपका क्या है, बाह्य तल। हमेशा ध्यान रखना, ये आपका है बाह्य तल। ये आपका बाह्य तल हो गया। ये जो बाहर की दे रखी, ये आपकी है पंखुड़ी। एक भाग अपना क्या हो गया, पंखुड़ी। नाम से नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें दिखा दे, पंख बोल सकते हैं या पंखुड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। और इधर ये बीच वाला भाग आपका दे रखा है, ये बीच का भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये पादप का अंडाशय है। ये अपना क्या है, अंडाशय। थोड़ा नाम कम नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, अंडाशय। ये वाला भाग अपना अंडाशय हो गया। और ये जो आपका इधर वाला जो भाग दे रखा है, ये इसमें देखो, ये वाला है, ये अलग अलग निकल रखी, ये वाला, ये इनको बोलते हैं वर्तिका। ये क्या बोलते हैं, वर्तिका। ये आपकी वर्तिका होगी। और ये वाला ऊपर वाला है जो इनके ऊपर जो ऐसे लगा होता है, इस प्रकार बीच में होता है, वर्तिकाग्र बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अब जो ये अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये आते हैं अपने स्त्री केसर के अंदर। स्त्री केसर, पादप के स्त्री केसर के भाग होते हैं, पता होना चाहिए आपको। देखो ये वाला एक तो भाग हो गया बाह्यदल आपका पौधे का, ये बाह्यदल हो गया, ये आपका पंखुड़ी हो गया। स्त्री केसर के अंदर 3 आता है, एक तो आपका अंडाशय आता है, एक आपका वर्तिका आता है, एक आपका वर्तिकाग्र आता है। इधर की बात करते हैं, जो आपका परागकोश है भाई, ये देखो आपका इधर दे रखा है, देखो परागकोश अलग, थोड़ा ये साइड में दे रखे हैं, ये वाला, ये आपका परागकोश है। ये आपका क्या है, परागकोश। जो परागकोश है, एक तो परागकोश हो गया, एक आपका ये परागकोश जिस पे लगे होते हैं, एक आपके तंतु हो गए। परागकोश और तंतु होते हैं वो आपके पुंकेसर होते हैं। ये आपके दोनों क्या होते हैं, पुंकेसर। ये आपके पुल्लिंग भाग हो गए पौधे के अंदर, ये आपके पुल्लिंग भाग है। और ये आपके वो 3 भाग है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये आपके स्त्रीलिंग भाग है। बाह्यदल अपना एक अलग हो गया, पंखुड़ी अपना एक अलग हो ही गया। और पुंकेसर के अंदर आपके एक परागकोश आता है, एक आपका तंतु आता है, ये 2 भाग आते हैं अलग अलग, ठीक है। ये आपके पुष्प की संरचना 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है, पुष्प का नामक चित्र बनाओ। ये आपका पुष्प है, पुष्प के अंदर मुख्य 4 भाग होते हैं। ये आपका बाह्यदल हो गया, ये आपका पंखुड़ी हो गया। पुंकेसर के अंदर 2 भाग होते हैं, एक तो आपका ये परागकोश हो गया। परागकोश कौन से, ये देखो, ये ऊपर वाला, ये आपके सारे परागकोश है। और परागकोश जिस भाई ऊपर जाता है किसी तंतु से जाता है, ये सारे आपके तंतु है। ये किसका भाग है, ये आपका पुंकेसर पुल्लिंग के भाग है। अब जो इसमें इधर की साइड मार रखी है, ये वाली, ये आपकी वर्तिका। और ऊपर ये आ रखा है बीच में, ये देखो, ये वाला इसमें जो बीच में अंडाशय से जुड़ा हुआ है ना, ये वाला भाग, ये आपके एक तो हो गया वर्तिका। और ऊपर वाला जो वर्तिका के ऊपर होता है, ये आपका वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र जो मध्य का भाग होता है, वो किसका होता है, स्त्री केसर का। बाहर का भाग होता है, बाहर के जो तंतु होते हैं, परागकोश होते हैं, वो किसके भाग होते हैं, वो होते हैं पुंकेसर के भाग, ठीक है। ये आपने देख लिया, इसका डायग्राम दोबारा देख सकते हो, बता देता हूँ। ये बाह्यदल हो गया आपका, ये आपके बाहर की पंखुड़ी हो गई, एक तो तंतु हो गए, परागकोश हो गई। ये देखो आपके तंतु दिखाई दे रहे हैं, ये वाले तंतु, ये आपके तंतु हो गए। इनके ऊपर जो आपके परागकोश होते हैं, ये किसके भाग होते हैं, ये आपके पुंकेसर के भाग होते हैं। एक आपके बीच का वाला भाग अंडाशय हो गया। और ये बीच वाला, ये देखो, ये वाला भाग, ये आपकी वर्तिका है। ऊपर आपकी क्या है, वर्तिकाग्र है। ये किसका भाग है, ये तीनों की तीनों वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये किसके भाग है, स्त्री केसर के भाग है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलो, अब हम बात करते हैं एक बीज का निर्माण होता किस प्रकार का। पुष्प होता है, आपको पता है, सबसे पहले फूल लगता है, फूल से फल बनेगा, फल से बीज लगेगा। तो एक बीज किस प्रकार बनता है, किसी भी पौधे के बहुत सारे पुष्प लगते हैं, और पुष्प लगने के बाद एक फल लगेगा, फल लगने के बाद बीज लगता है। तो हम बात करते हैं बीज का निर्माण कैसे होता है। बीज निर्माण की आपकी प्रक्रिया होती है, वो किस प्रकार होती है। बीज निर्माण की प्रक्रिया तभी होगी ना जब आपकी जनन की प्रक्रिया होगी, तभी तो बीज उत्पन्न होगा। या जनन की प्रक्रिया पुष्पोत्पादन कैसे होती है, तो ध्यान से देखो, अपना एक एक पॉइंट समझना आपको। देखो सबसे पहले बात करते हैं परागकोश की, ठीक है। देखो बात करते हैं परागकोश। तो देखो परागकोश में उत्पन्न, परागकोश में आपको उत्पन्न क्या होते हैं, परागकण होते हैं। परागकण, परागकोश में क्या उत्पन्न होते हैं, परागकण। परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी पुष्प के
वर्तिकाग्र पर। एक देखो पुशअप, यदि सेम ही पुशअप है, एक ही पुशअप के परागकण यदि उसी पुशअप के दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, हम लोग बात की थी परागकोशों के बारे में बात की, जो पुंकेसर का भाग होता है उसी पुशअप का, उसी पुशअप के यदि परागकण, एक ही पुशअप के आपका परागकण है, उसी पुशअप के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो वो आपकी प्रक्रिया होती है स्वपरागण। यदि आपको परागकण, ये परागण होता है आपकी, एक परागण होता है, परागण आप प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक आपका स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। स्वपरागण का मतलब हो गया कि परागणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, और एक आपका पर परागण होता है मतलब दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाना, मतलब आपके दूसरे फूलों के परागण होते हैं वो किसी वर्तिकाग्र पर जाके पहुंचना। आसपास एक पात्र पर बहुत सारे फूल होते हैं। सब परागण का मतलब हो गया एक जो पुष्प होता है, उस पुष्प के अंदर जो आपके परागण होते हैं उसी वर्तिकाग्र पर पहुंचे, वो तो आपको हो गया स्वपरागण। एक दूसरे पुष्प के परागण दूसरी वर्तिकाग्र पर यदि जाकर पहुंचते, वो हो गया आपका पर परागण। तो पहली कंडीशन क्या होती है, परागकोश में उत्पन्न क्या होते हैं आपके परागकण होते हैं, ठीक है। वो हवा हो सकता है, पानी माध्यम हो सकता है, जंतु हो सकता है, ये आपको पता है एक जीव दूसरे जीव फूल पर जाके बैठता है, उसके कारण क्या परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जिसको स्वपरागण बोलते हैं, या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र जिसको पर परागण बोलते हैं, पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब आप लोग पहले कंडीशन क्या होती है, परागकण है वो कहां पर स्थानांतरित हो गया, वर्तिकाग्र पर, ठीक है। वो प्रक्रिया स्वपरागण हो सकती है, पर परागण यदि सेम पुष्प उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंचते, वो तो आपके होगी स्वपरागण, और दूसरे पुष्प के परागण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते, वो आपके हो गए पर परागण। आपका मेन काम क्या हो गया, काम हो गया परागकण थे वो कहां पर पहुंच गए, वो स्थानांतरित हो गए आपके वर्तिकाग्र पर। ध्यान रखना परागकण कहां पर स्थानांतरित हो गए, वर्तिकाग्र पर। आपको चित्र के माध्यम से मैं दिखा देता हूं, देखो आप इसको देख लो चित्र को ध्यान से। तो ये देखो अब आपका ये इधर का भाग है, ये देखो आपका, ये देखो यदि स्वपरागण कब होता है, अब ये एक ही पुष्प, इस पुष्प में ये आपका परागकोश है, ये आपका क्या है परागकोश, इस पुष्प में ये वाला आपका भाग परागकोश है। यहाँ से यदि परागकण है इसी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और एक यहाँ पर अलग दूसरा पुष्प, मान लो कि यहाँ पर मैं ऐसे एक पुष्प और बना देता हूँ, जैसे उस पुष्प का अलग ऐसे इस प्रकार का कुछ भी भाग मान लो, यहाँ पर आपके परागकण निकल रखे हैं, यदि यहाँ के पराग कोश है वो परागकण है वो किसी जीव के कारण यहाँ पहुंचता है, ये आपका ये वाली कंडीशन है पर परागण, ये आपकी कौन सी पर परागण, और ये वाली इधर वाली है वो स्वपरागण है, ठीक है ना। अब पहले ये पहले भाग में अपना क्या हुआ, पहले भाग में अपना हो गया कि जो ये परागकोश जो परागकण थे वो किस पर पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर। सेम कोश में होता है पर स्वपरागण होता है, दूसरी कंडीशन में पर परागण होता है। एक प्रक्रिया हमने पूरी कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी की। परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, अब क्या हो देखो, जो आपके परागकण है वो एक नलिका, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंच जाती है। अब मतलब जो आपकी एक नलिका होती है उसको वर्तिका बोलते हैं, जो किससे जुड़ी होती है, वर्तिकाग्र से जुड़ी होती है। वो क्या करती है, इन परागकणों को कहां पर पहुंचा देती है, बीजांड तक पहुंचाती है। बीजांड जो पुष्प का मध्य वाला भाग होता है वहां तक पहुंचाने का काम करती है। अब देखो जो बीजांड होता है उसके अंदर आपका अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर आपका नर और मादा दोनों युग्मों का क्या होता है, निषेचन होता है। आपको यदि कोई पूछ ले पुष्पों में यदि नर और मादा दो युग्मक होते हैं, उनका निषेचन कहां पर होता है, अंडाशय में होता है। कहां पर होता है, अंडाशय में, और वहां पर क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। नए युग्मनज, नए जीव का, नए बीज का, किसी बोल सकते हैं नर और मादा युग्मक दोनों का निषेचन होगा। जिस प्रकार इंसानों का जीव बंद होगा तो एक नया जीव पैदा होता है, पुष्प बंद होगा तो एक नया अपना बीज के रूप में उसमें युग्मनज का अपना निर्माण होगा। आगे देखो अपना क्या होता है, युग्मनज का आपका निर्माण हो गया। अब देखो युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है, और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। जो आपका बीजांड का जो कठोर, देखो युग्मनज में विभाजन होकर एक तो भ्रूण का निर्माण हो गया आपका, और बीजांड में जो आपका कठोर आवरण है वो विकसित होकर किस में परिवर्तित हो गया, वो आपका बीज में बदल गया। वो किस में बदल गया, बीज में बदल गया। और जो आपका अंडाशय है जिसमें नर और मादा दोनों युग्मों का निषेचन होता है, वो आपका किस में बदल गया, वो फल में बदल गया। किस में बदल गया, फल में। तो ये इस प्रकार आपकी 4 स्टेप में आपकी क्या होती है, बीज निर्माण की प्रक्रिया। पहले परागकोश में जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचे, फिर परागकण वर्तिकाग्र से जो वर्तिका जो नली है उससे हम बीजांड तक पहुंचते हैं। अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मक दोनों का निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। और यहाँ पर अपना एक कठोर आवरण विकसित होता है, वहां पर बीज में बदल जाता है, और
जो अंडाशय है, अंडाशय अपना किसमें बदल जाता है, अपना फल में बदल जाता है। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ध्यान से देख लो। किस प्रकार ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर है वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण। जितने भी आपके वर्तिकाग्र होते हैं उन पर परागकणों का अंकुरण किस प्रकार होते हैं। देखो ये आपके जो परागकण होते हैं और ये वाला ऊपर वाला भाग, ये पुष्पी पादप का मध्य वाला भाग दिया, सिर्फ मध्य वाला भाग, ये आपका वर्तिकाग्र है। परागकण के सबसे पहले वर्तिकाग्र यहाँ पर आते हैं अपने, और यहाँ से अपने ये परागकण, ये आपकी पराग नली है जिसको वर्तिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। वर्तिका से ये जो परागकण होते हैं ये कहाँ पर पहुँचते हैं, ये वाला अंदर वाला जो पूरा भाग होता है उसको बीजांड बोलते हैं अपना। क्या बोलते हैं उसको, बीजांड के अंदर पहुँचते हैं अपना। ये वाला अपना भाग कौन सा है, बीजांड। बीजांड में अपना पहुँचते हैं। ये वाला जो पूरा भाग है ये आपका क्या हो गया, अंडाशय। अंडाशय में आपका कौन से दोनों युग्म, ये वाला जो युग्मक है ना, ये वाला भाग, ये आपका मादा युग्मक है, और ये बाहर वाला जो भाग है ये आपका नर युग्मक है। या अंडाशय के अंदर नर और मादा, नर प्लस मादा दोनों युग्मों का अपना क्या होता है, संयोजन होता है। इस प्रकार अपने बीज निर्माण की प्रक्रिया में, ये आपका डायग्राम, इस प्रकार बीज निर्माण की अपनी क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ये अपना था पुष्पों में जितने भी आपको पुष्प पादप हैं, उन पुष्प पादप में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार होती है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।